नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विकास को एक नई रफ्तार देते हुए राज्य को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। शनिवार को पीएम मोदी ने विजयनगरम जिले के भोगपुरम में लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बने अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री ने राज्य में कुल 17,900 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास भी किया है। ये तस्वीरें अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विकास को नई रफ्तार देते हुए राज्य को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। शनिवार 1 अगस्त को पीएम मोदी ने विजयनगरम जिले के भोगपुरम में लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बने अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भव्य उद्घाटन किया। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री ने राज्य में कुल 17,900 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। जीएमआर समूह द्वारा विकसित ये नया एयरपोर्ट सिर्फ एक बुनियादी ढांचा परियोजना नहीं, बल्कि ये पूरे आंध्र प्रदेश के लिए एक परिवर्तनकारी संपत्ति साबित होने वाला है। आंध्र प्रदेश सरकार का मानना है कि यह हवाई अड्डा औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, निर्यात, कौशल विकास और अनुसंधान को जबरदस्त गति देगा। उद्घाटन के दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी को इस एयरपोर्ट की मुख्य विशेषताओं और इसकी भव्य संरचना से अवगत कराया। इस एयरपोर्ट के शुरुआती चरण में प्रतिवर्ष 60 लाख यात्रियों को संभालने की क्षमता है। मास्टर प्लान के तहत आने वाले समय में इसकी क्षमता को बढ़ाकर प्रतिवर्ष 4 करोड़ यात्रियों तक ले जाने की है। इस हवाई अड्डे पर वाणिज्यिक उड़ान संचालन आगामी 17 अगस्त से शुरू हो जाएगा। भोगपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के शुरू होने से न सिर्फ यात्रा सुगम होगी, बल्कि आंध्र प्रदेश वैश्विक पटल पर व्यापार और पर्यटन का एक नया केंद्र बनकर उभरेगा। प्रधानमंत्री मोदी का ये कदम देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो रहा है। आज यहां करीब 18,000 करोड़ रुपीस की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। एयरपोर्ट के साथ साथ ये प्रोजेक्ट आंध्र की रोड कनेक्टिविटी से भी जुड़े हैं। इनमें एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट भी हैं। ये विकास कार्य इस बात के प्रतीक है कि इस समय आंध्र किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि भोगपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश का 7वां एयरपोर्ट है। इस नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 17 अगस्त को फ्लाइट ऑपरेशंस की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी कर जंतर मंतर पर गाली देने वाले बच्चों को माफ कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी पर विपक्ष के हमले फिर शुरू हो गए हैं। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी को माफ करने की नहीं, बल्कि माफी मांगने की जरूरत है। वहीं बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा दिल दिखाया है। गले लगा करके राह दिखाने का, ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंतर मंतर पर गाली देने वाले बच्चों को माफ कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गाली देने वाले बच्चों को गुमराह बताया और कहा कि गुमराह बच्चों को सजा देने या अदालतों के चक्कर कटवाने से परिस्थितियां नहीं बदलेंगी। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। पिछले दिनों जंतर मंतर के प्रदर्शन में कुछ युवाओं की भाषा मर्यादा से बाहर गई थी। कई वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश दिख रहा था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो संदेश पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी को माफ करने की नहीं, बल्कि माफी मांगने की जरूरत है। अरे माफी मांगनी है मोदी जी, तो आपको माफ करने की जरूरत नहीं, माफी मांगने की जरूरत है। उन बच्चों से जिनके शरीर में
आपके पुलिस की चलाई हुई पिलेट्स मौजूद है। आप आइए ना पार्लियामेंट में खड़ा होकर माफी मांग लीजिए देश के बच्चों से, देश के भविष्य हैं, हम आपके साथ खड़ा हो जाएंगे। उन बच्चियों से माफी मांगिए जिनके लिए आपने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने कपड़े फड़वाए। Narendra Modi should apologize to the nation and the student fighters. What is the meaning of this forgiveness? This Modi and his police, Amit Shah's police, RSS BJP-led government police, they have done the brutality against the students in Delhi. जहां विपक्ष प्रधानमंत्री पर हमलावर है, वहीं बीजेपी के सहयोगियों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की बात में दम है। प्रधानमंत्री जी ने देश के अभिभावक के तौर पर इन शब्दों को बहुत गंभीरता के साथ नहीं लिया है और उन्होंने बच्चों को क्षमा कर दिया है। जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं उनकी बात में दम है और ऐसा होना भी चाहिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी का दिल बहुत बड़ा है। संवेदनशीलता है, वहीं पर सामंती उद्दंडता है। और मोदी जी जो है वो इस तरह के जो है वो गाली गैंग के मवालियों का शिकार शुरू से रहे हैं। और इस तरह के ये जो गाली गैंग है, ये कभी नौजवानों के कंधों पे बंदूक, कभी किसानों के कंधों पे बंदूक, कभी महिलाओं के कंधों पे बंदूक, कभी जो है वो छात्रों के कंधों पे बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के देश की धाक और धमक को धूमिल करने की धूर्ततापूर्ण धुन करता है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कल प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं बल्कि बच्चों के अभिभावक का रोल अदा करते हुए एक स्टेट्समैन के तौर पर बड़ा दिल दिखाते हुए जैसी जैसी भद्दी गालियां दी गई उनको, उनके मां को दी गई, उसके बाद भी सिर्फ 56 इंच की छाती नहीं है, दिल भी बहुत बड़ा है। जंतर मंतर की कई वीडियो वायरल होने के बाद लोगों के मन में गुस्सा था और सवाल भी कि कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। प्रधानमंत्री की अपील का सबसे बड़ा संदेश यही है कि लोकतंत्र में विरोधी को दुश्मन बनाने से ज्यादा जरूरी उसे समझाना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को दिल्ली लक्ष्मी योजना का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। इसके साथ ही योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसमें 1000 डिजिटल वॉलेट करेंसी के रूप में और 1500 रुपये रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट के जरिए दिए जाएंगे। सरकार ने योजना के लिए 5100 करोड़ का प्रावधान किया है। अनुमान है कि करीब 17 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह दिल्ली की जनता से किया गया एक महत्वपूर्ण वादा था, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। हम सबके लिए बहुत ही खुशी का अवसर है। दिल्ली की बहनों के लिए जो संकल्प हमने सरकार बनाते हुए लिया था, आज मात्र 1.5 साल की अल्प अवधि में ही हम सरकार की ओर से दिल्ली लक्ष्मी योजना, जो दिल्ली की बहनों के लिए एक आर्थिक सामर्थ्य प्राप्त करने वाली योजना है, जिसमें उन जरूरतमंद बहनों के लिए 2500 रुपये महीना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने इसके लिए बजट रखा। 5100 करोड़ रुपए का अपने फंड में, और उसके माध्यम से 17 लाख से अधिक बहनें इस योजना का लाभ ले पाएंगी। मेरी दिल्ली की वो बहनें जिनको सच में आर्थिक सामर्थ्य की जरूरत है, जिनको उस मजबूती देनी है कि जिसके कारण से वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें, अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें और आगे बढ़ सके, उस आर्थिक स्वावलंबन के लिए दिल्ली सरकार ने अपनी दिल्ली बहनों के लिए ये योजना शुरू की है। आज से पोर्टल शुरू हो गया, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और अभी तक मुझे लगता है कि लगभग 500 बहनों बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से इस पे अपना फॉर्म भर चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई है दिल्ली की बहनों को। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है, दिल्ली के लोगों के हित के लिए, दिल्ली के लोगों को सेवा देने के लिए काम कर रही है। और एक एक योजना जो दिल्ली सरकार की है वो दिल्ली की बहनों को मजबूती देने वाली है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के केल्लाम इलाके में आतंकियों ने गैर स्थानीय
हिंदू मजदूरों को निशाना बनाते हुए गोलीबारी की। हमले में छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की मौत हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा ने ली है। घटना के बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने टारगेट किलिंग को अंजाम देकर घाटी का माहौल दहलाने की कोशिश की है। कुलगाम के केल्लाम इलाके में शुक्रवार को काम खत्म कर लौट रहे गैर स्थानीय मजदूरों को आतंकियों ने रोका, नाम पूछा, पहचान की और हिंदू होने की पुष्टि होते ही गोलियां बरसा दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। कुलगाम में शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे आतंकी हमला, 2 गैर स्थानीय मजदूरों पर कई राउंड फायरिंग, छत्तीसगढ़ के रहने वाले मजदूर दीपक की मौत, दूसरे मजदूर भूपिंदर की जीएमसी में इलाज के दौरान मौत। हमले के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने की घेराबंदी। हमलावरों की तलाश में चप्पे चप्पे पर तलाशी अभियान। लश्कर ए तैयबा ने ली हमले की जिम्मेदारी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इलाके में लगातार 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई। कुछ ही सेकंड में चीख पुकार मच गई। करीब 250 लोगों के बीच आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। हमले के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया है। जंगलों से लेकर हर संभावित रास्ते तक आतंकियों की तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस हमले को कायराना बताते हुए सुरक्षा बलों को ऑपरेशन तेज करने के निर्देश दिए हैं। कुलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के एक मजदूर की मौत हो गई। मैं इस कायरतापूर्ण हरकत की कड़ी निंदा करता हूं। मैंने सुरक्षा बलों को निर्देश दिया है कि वो अपने ऑपरेशन तेज करें और आतंकवादियों को खत्म करें। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और दोषियों को सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी गहरा दुख जताया और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। कश्मीर के कुलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के एक श्रमिक की दुखद मृत्यु पीड़ादायक है। अधिकारियों को इस संदर्भ में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। मृतक श्रमिक को विनम्र श्रद्धांजलि। विशेषज्ञों का कहना है कि निराशा में आकर आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया। देखिए, इसको मैं 2-3 शब्दों में बयान करूंगा। इट इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन इन द ISI सर्कल्स। उनको पता चल गया है कि 2019 के बाद जो भी कार्रवाई शुरू हुई जम्मू कश्मीर में, आज हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की सक्सेस है वो ऑलमोस्ट 90% के आसपास है। कोई भी टेररिस्ट किसी भी किस्म का आसपास कोई पर नहीं मार सकता। परंतु उन्होंने अभी क्या किया है, अपनी जो पुरानी 2-3 स्ट्रैटेजीज मैं आपको बताऊंगा। पहला उन्होंने शुरू किया है टारगेटिंग किलिंग ऑफ द नॉन कश्मीरी लेबर। दूसरा उन्होंने जो किया है वो है उनकी रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, जो स्लीपर सेल को भेजा है POK से या पाकिस्तान से विद द जेन्युइन वीज़ा के साथ में प्रॉपरली अपने रिश्तेदारों के पास आके रह रहा है और वो लास्ट मोमेंट पे आकर के उनके इशारे पे। बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि सरकार ऐसी छुटपुट घटनाओं के लिए कड़े कदम उठा रही है। अभी भी छिटपुट घटना कहीं ना कहीं हो रही है। टेररिज्म धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। ये जो माउंट टेररिज्म था हमारे बंगाल की जंगल महल क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र क्षेत्र में, वो ख़त्म हो गया लगभग। लेकिन जो दुर्गम क्षेत्र है कश्मीर जैसा जगह, अभी भी कुछ कुछ कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। कभी कभी इस प्रकार हरकत करते हैं, तो सरकार कड़ाई से इसका मुकाबला करेगा। घाटी में टारगेट किलिंग की ये वारदात एक बार फिर कई सवाल खड़े कर रही है। क्या आतंकी फिर गैर स्थानीय लोगों को निशाना बनाकर डर का माहौल बनाना चाहते हैं? क्या घाटी में शांति बहाल होने की कोशिशों को पटरी से उतारने की नई साजिश रची जा रही है? फिलहाल सुरक्षा बलों का पूरा फोकस उन आतंकियों तक पहुंचने पर है जिन्होंने इस कायराना हमले को अंजाम दिया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी सेना में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी को लेकर विदेश मंत्रालय लगातार रूसी अधिकारियों के संपर्क में है और भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए प्रयास कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अब तक 139 भारतीय नागरिकों को वापस लाया जा चुका है। तो वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से देख रही है और रूस के साथ लगातार बातचीत भी की जा रही है। यूक्रेन युद्ध के कई साल हो गए हैं। इस युद्ध से जुड़ी कई ऐसी खबरें सामने आई हैं जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। अभी कुछ समय पहले खबर सामने आई थी कि भारत के कुछ लोग रूस की सेना में फंसे हैं, जिन्हें यूक्रेन से लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय का इस मामले पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मामले पर विस्तार में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि
अब तक 139 भारतीय नागरिकों को रूसी सेना से मुक्त कराया जा चुका है और बाकी बचे लगभग 24 भारतीयों की रिहाई के लिए प्रयास जारी है। हम रूसी सेना में मौजूद बाकी भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए रूसी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। अब तक हमारे प्रयासों से 139 भारतीय नागरिकों को रिहा कराया जा चुका है। रूसी सेना में बताए जा रहे बाकी करीब 24 भारतीयों की रिहाई के लिए भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को जोखिम भरे नौकरी के प्रस्तावों को लेकर भी सावधान किया। प्रवक्ता ने कहा, हम एक बार फिर लोगों को आगाह करना चाहते हैं कि वे ऐसे नौकरी के प्रस्तावों से सावधान रहें जिनमें खतरा हो और जो संदिग्ध एजेंसियों की ओर से दिए जा रहे हों। We have been following up with the Russian side for the release of the remaining Indian nationals in the Russian army. So far, our efforts have led to the release of 139 Indian nationals. We continue to pursue the release of the remaining 24 Indian nationals who are reportedly in the Russian army. At the same time, we would, in response to your question, also once again, we would like to caution our people against job offers that are fraught with risk and made by unscrupulous individuals and agencies. सितंबर 2025 में भी MEA ने भारतीय नागरिकों को रूसी सेना में शामिल होने से सावधान किया था। ये चेतावनी उन खबरों के बाद आई थी जिनमें कहा गया था कि मॉस्को गए कई भारतीयों को यूक्रेन युद्ध में लड़ाकू भूमिकाओं में भेजा जा रहा है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।